शुभ मध्याह्न। तो हमने इससे पहले देखा था गौरीपुर की कहानी को हम देख रहे थे। श्रीखंड सिंह जो है तो अपनी अंग्रेजी पढ़ाई करने के बावजूद भी अपने रोजमर्रा के जीवन में वह कभी भी अंग्रेजी को नहीं लाते थे और रामलीला की कहानी नाटक चलाना उन्होंने पहली बार अपने गांव में शुरू किया था। उसमें से कोई न कोई एक काम वह अपने आप करते थे। यहाँ तक हमने कल देखा था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। सम्मिलित कुटुंब यानी जहाँ एकत्रित परिवार होता है, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, बुआ, वो सब लोगों के साथ रहते हैं। इनके बच्चे रहते हैं, चचेरे ममेरे भाई बहन सब एकत्रित रहते हैं। इन परिवार में मजा क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन जिम्मेदारियां कम होती हैं। आपको पता होगा, देखो आपने भी देखा होगा कि सुबह आप जब स्कूल में आते हैं तब दादी और माँ बहुत जोर से झगड़ा करते रहती हैं, लेकिन बुआ या माँ का झगड़ा होते रहता है, अनबन चलते रहती है। लेकिन शाम में आप जब जाओगे ना, या दोपहर में आप अगर कभी घर गए होगे तो माँ, बुआ और दादी तीनों भी साथ में बैठकर खाना खाते रहती है। यह हमारे परिवार के संस्कार हैं बच्चों, यह हमारे भारतीय संस्कार है। क्योंकि यहाँ रूठना और मनाना यही सिखाया जाता है। रूठ लड़ना और फिर मान जाना। एक दूसरे से हम हमेशा के लिए कभी अलग नहीं हो सकते और एकत्रित परिवार की यही पहचान है। एकत्रित परिवार में जो बच्चे पढ़े हैं उनमें बहुत ही समझता रहती है, बहुत ही समाधान से वह समय को निभा कर ले जाते हैं, बहुत ही सहनशीलता रहती है, क्योंकि उनको बचपन से यही सीख दी गई होती है। आज देखो, आप रात में डिमांड करते हैं और सुबह तक आपको चीज़ मिल जाती है। यानी मिल बांट कर खाने का अवकाश ही आपको दिया गया नहीं है। लेकिन एकत्रित परिवार में यह मज़ा बहुत है बच्चों। एक चीज़ लाई जाती है तो नाप लेते हैं, छोटी कटोरी हो या मुट्ठी हो, उससे हर चीज़ को बांट कर बच्चों को देते हैं। क्योंकि बच्चों का समझ कैसा होता है, उसको थोड़ा ज़्यादा गया और मुझे थोड़ा कम आया है। यहाँ इन बच्चों को इनके खाने की चीज़ें देने वाले की बहुत मुश्किल होती है। अगर यह बहुत ही सहज दिल वाला है तो अच्छा है, नहीं तो एक बोलता है। अगर बड़ी माँ दे रही है तो बाकी बच्चे बोलते हैं बड़ी माँ ने अपने बच्चों को थोड़ा ज़्यादा दिया और हमको थोड़ा कम दिया। बराबर ही रहता है। लेकिन कभी कभार देने में थोड़ा इधर उधर हो तो चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ मिल बांट कर खाने वाली चीज़ें आती हैं। देखो, यहाँ पर जब चाहे जब सब कुछ नहीं मिलता है। जब एक जैसा ड्रेस मिलेगा, एक साथ ही स्कूल बैग आ जाएंगे, एक जैसे ही कंपोस्ट बॉक्स रहेंगे, आज नहीं और थोड़े दिन में दिला देंगे बोलकर आपको सहने की और वह काम को आगे बढ़ाने की सीख दी जाती है। आजकल ऐसा नहीं है। रात में बच्चा बोलता है पापा यहाँ होना है, तो दूसरे दिन कल आ जाता है मम्मी इधर बेको नन नाये बेको बोले तो माँ रात में ही बोलती है और कॉलेज होगोदैत्री ಈಗ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ। रात में 8 बजे 9 बजे पापा कितने भी थक कर आए हो, माँ बहुत फोर्स करती है बिटिया लाडो रानी का प्यार पुराने के लिए और पिता को भेज देती है। यहाँ क्या है, आपको मिल बांट के खाने की आदत नहीं है, समझ नहीं है, सहनशीलता नहीं है, परिस्थिति को समझने वाली बातें आपको सिखाई नहीं जा रही। क्यों कि पहले लोग बोलते थे एक कंपोस्ट बॉक्स लाए तो बाकी के बच्चे रोएंगे, और आज हमारी स्थिति इतने सारे कंपोस्ट बॉक्स एक साथ खरीदने की तो है नहीं है। तो 4 दिन ठहर जाओ बच्चे, उसके बाद हम सभी को एक साथ दिला देंगे। यानी यहाँ समझ थी कि घर परिवार की परिस्थिति आज ही के आज हमें वह चीज़ दिलाने वाली नहीं है। तो यहाँ बच्चा अपने आप हो के कल, क्योंकि पर्याय नहीं था, रोए गा कर कुछ भी चलता नहीं था। यहाँ कल यानी कल, परसों यानी परसों और 4 दिन देर होती थी, लेकिन पहले कुछ मिलता नहीं था। यानी धीरे धीरे उनको समझदारी सिखाई जाती थी। सम्मिलित आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की तो अरुचि होती है। अरुचि यानी पसंद नहीं है। बता रहे हैं कि आजकल क्या है, कोई भी स्त्री एकत्रित रहना ही पसंद नहीं करती। देखो हमारे बच्चियों को आजकल बहुत बार हम देख रहे हैं बच्चों, पहले ज़माने में क्या था, जहाँ पर भरपूर लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उस घर में बेटियों को दिया जाता था कि कुछ भी हो 4 लोगों में रहकर मेरी बेटी जिम्मेदारी कम होगी और वहाँ बहुत हंसी खुशी रहेगी। लेकिन आज लड़का देखने को जाते वक्त ही पूछते हैं अकेला एक लड़का होना है, उसे माँ बाप नहीं होना है, उसे भाई बहन नहीं होना है। बच्चियों को मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, हर पढ़ी लिखी बच्ची अगर अपने लिए मिलने वाले जीवन साथी को माँ बाप नहीं चाहिए, उसे भाई बहन नहीं चाहिए, सैलरी अच्छी चाहिए, वहाँ मेरे कहने पर चलने वाला चाहिए, इसी तरह कहेगी तो थोड़ा मुड़कर देखो बच्चों, हमारे घर में भी हमारा भाई है,
हमारे घर में हमारे भाई के साथ आने वाली उसकी जीवन संगिनी अगर यही बोल दे तो आपके माँ बाप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाओगे आप लोग? जिनको माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, ऐसा लड़का तो मात्र अनाथ आश्रम में मिल सकता है। परिवार में ऐसे बच्चे नहीं मिलते हैं बच्चों। क्यों बच्चियों को इस तरह की सीख दे रहे हैं? क्यों बच्चों के दिमाग में ये बड़ा डाल रहे हैं माँ बाप? हमें पता नहीं है बच्चों। एकत्रित परिवार में रहने की जो मज़ा है वह अलग रहने में नहीं है। पूरी जिम्मेदारी हम पर आ गिरती है। देखो घर में अगर हमारी सासू माँ है तो बहुत मज़ा आता है। कभी कभी हमें तकलीफ होती है, सास अपनी जगह देने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वह जाने के साथ नहीं देती है बच्चों। पहले उनको खुश मिजाज रखना पड़ता है, उनको खुशियाँ देनी पड़ती है, दर्द सहना पड़ता है, धीरे 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 उनके मन में जगह बनाना पड़ता है। और फिर देखो कितनी भी गुस्से वाली सास क्यों नहीं रहो, एक दिन माँ से भी ज़्यादा प्यार करती है। उसे अपने किए पर पछतावा आ जाता है और बोलती है मैंने इतना परेशान करने के बावजूद भी मेरी बहू मेरे से दूर नहीं हुई है, उसने मेरी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई है। तुम्हारा तो है बच्चा सब माँ बाप, वह हमारे पति के हो या हमारे हो, किस लिए कमाते हैं? मात्र बच्चों का जीवन सुखमय हो, सभी सुविधाओं से वह भरपूर रहे, इसलिए ही है। आज नहीं तो कल सब हमें देने वाले हैं, लेकिन वह धीरे धीरे हमें सिखाना चाहते हैं और हम सीखना नहीं चाहते। हम किसी के भी दबाव में जीना नहीं चाहते। यह आजकल की बच्चियों की खासकर मनोभावना हो गई है बच्चों। इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आनंदी के जरिए आपको क्या बताया जा रहा है? पढ़ाई लिखाई, आपकी सैलरी, आपकी नौकरी, आपकी निजी जीवन के लिए है बच्चों। वह आपको पैसे के आधारित आपका जीवन सुखमय है इसलिए है, लेकिन पारिवारिक जीवन के लिए आपको बेटी बनकर रहना पड़ेगा, आपको बहू बनकर रहना पड़ेगा, आपको पत्नी का रिश्ता भी बखूबा निभाना पड़ेगा। वहाँ मैं यानी अहंकार से वहाँ नहीं चलेगा बच्चों, क्योंकि अहंकार में रिश्ते नहीं देखे जाते। रिश्ता अगर निभाना है तो अहंकार को छोड़ना होता है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी तुम्हारे बेटे से ज़्यादा सैलरी लाती हूँ, मैं भी जॉब करती हूँ। हाँ, ये जॉब किस लिए बच्चों? ये हमारे लिए है, हमारे आने वाले कल के लिए है, हमारे भविष्य के लिए है। आज हम कौन हैं? उस रिश्तों को निभाते हुए हम हमारे कल की ज़रूरतों को पूरा करना है। सिर्फ घर को छोड़ देंगे और ऑफिस ही घूमते रहेंगे तो वहाँ पर नहीं होगा। आज हम डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, कुछ भी बनो बच्चों, हम हमारे ऑफिस के लिए मात्र वह पोस्ट है, समाज में देखने वाले लोगों के लिए वह पोस्ट है। लेकिन इन सब को छोड़कर जब हम दहलीज के अंदर आ जाते हैं, हमारे घर के अंदर आ जाते हैं, तो वहाँ क्या है? हम एक बेटी हैं, एक बहन है, एक पत्नी है, एक बहू है और एक स्त्री है, जो सब की मान मर्यादाओं को संभाल कर अपने जीवन को चलाना है। इन सब को लेकर जो चलती है ना बच्चों, वह मात्र एक संस्कार संपूर्ण स्त्री मानी जाती है। और यही यहाँ पर बताया गया है। उनसे विरोध था, यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ जिठानी आदि से घृणा थी। बता रहे हैं कि आजकल की स्त्रियां ही नहीं, जब के जमाने में आनंदी को भी एकत्रित परिवार से या श्रीखंड सिंह के इस विचार से उसे भी अच्छा नहीं लगता था, उसे भी द्वेष थी, घृणा था, अंदर से दुख था। लेकिन उसके विचार क्या थे? घर के अंदर रहने वाले लोगों से नहीं थे। सास ससुर या देवर जेठ जिठानी से इसका कोई मन घृणा से नहीं भरा था, लेकिन उसके विचार क्या थे? रोज रोज झगड़ा कर कर एकत्रित अगर रहते हैं तो इसको एकत्रित रहना नहीं बोलते, इसे एकत्रित कुटुंब पद्धति नहीं बोलते, इसे एकत्रित परिवार नहीं कहा जाता। अगर अनबन होती है तो दूर रहकर अच्छे से रिश्ते निभाने में ही बहुत मज़ा है। यहाँ आनंदी का विचार था और श्रीखंड सिंह का विचार क्या था कि आपस में कितना भी झगड़ा हो, मन मुटाव हो, कभी भी इंसान को एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। और बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। बता रहे हैं कि क्या है? अलग खिचड़ी पकाई जाए, यानी अगर एक दो घर में किसी दो व्यक्तियों का हर दिन झगड़ा हो रहा है, उनको कितना भी समझा कर बोलो, कितना भी सहजता से बोलो, वो हम मानने को तैयार नहीं है, तो यहाँ दोनों अलग रहकर अपना जीवन निर्वाह करें, बहुत अच्छा है। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। तालुकदार यानी तहसीलदार थे। तालुके के अधिपति जो रहते हैं, जिनका तालुके के इस पर अधिकार होता है।
विशाल भवन, अब इसके घर में क्या क्या है बताया जा रहा है। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, झाड़, फानूस, अनरेरी, मजिस्ट्री और ऋण जो एक प्रतिष्ठित तालुकदार के भोग्य पदार्थ है। बता रहे कि एक तहसीलदार के घर में जो जो होना था सब कुछ है। बड़ा सा घर था, गाड़ी थी, कुत्ते थे, और यहाँ बाज, बहरी, शिकरे यानी क्या है बच्चों, यहाँ एक पंछियों के नाम है। आजकल आपने देखा, पहले तोते वगैरह पालते थे, आजकल लव बर्ड्स पाल रहे हैं। तो लव बर्ड्स की तरह कुछ अलग अलग तरीके के अलग अलग जाति के पंछी है जिसे बाज, बहरी और शिकरे बोलते हैं। ये पालने का उन्हें शौक था, उनके घर में थे। झाड़, फानूस यानी बगीचा था, अलग अलग तरह के फल फूलों के बगीचा लगा हुआ था। अनरेरी, मैजिस्ट्रेट और ऋण जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य वस्तु है। अनरेरी मैजिस्ट्रेट यानी क्या है बच्चों, देखो आप जो सर्टिफिकेट वगैरह रहते हैं, आजकल जेरॉक्स कॉपी है, उसके पर साइन होना होती है, और यह साइन जिसको कर देते हैं उसे अनरेरी मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। उसको किन लोगों को अधिकार होता है? हमारे गांव के सरकारी अस्पताल में रहने वाले सरकारी डॉक्टर को, ट्रेजरी ऑफिसर को, और कुछ सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल को यह अधिकार दिया जाता है, या फिर तहसीलदार को यह अधिकार दिया जाता है। तो यहाँ सब उनके पास थे। ऋण यानी पैसा, बहुत कुछ पैसा उनके पास था, यहाँ सभी विद्यमान थे। यहाँ यानी आनंदी के पिता के पास यह सब कुछ चीज थे। नाम था भूप सिंह। आनंदी के पिता का नाम क्या है? यहाँ 1 मार्क का क्वेश्चन आता है बच्चों, इसको आप अंडरलाइन कर लेना है। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। देखो बच्चों, सब कुछ है, धन दौलत पोस्ट सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सब है, लेकिन फिर भी भाग्य नहीं बोल रहे हैं। और इनका दुर्भाग्य क्या था? लड़का एक भी न था। समाज पहला हो या आज का हो, विचारों से बदला नहीं है बच्चे, विचार इनके बदले नहीं है। मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, लड़का अगर हुआ है तो उछल कूद कर बैंड लगाकर मिठाई बांटते हैं, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। और लड़की हुई तो बुझे हुई आवाज से बोलते हैं लड़की हुई है यार। इनको भी ऐसे ही बताया गया है कि क्यों, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि लड़कियों में कितनी कुछ शक्ति है, कितना कुछ है। लड़कियां बहुत कुछ परिवर्तित कर सकती है, चाहो तो वहाँ घर को स्वर्ग बनाती है, और चाहो तो स्वर्ग को नर्क बना देती है। इनमें दोनों भी शक्तियाँ हैं। यह चाहो तो दुर्गा भी है, यह चाहो तो एक माँ के रूप में भी देखी गई। इनके अनेक रूप हैं, लेकिन इन पर 2 जिम्मेदारियां हैं बच्चों, 2 वंशों की। एक माता पिता का घर और दूसरा अपना घर, जिसे ससुराल कहा जाता है। वहाँ दोनों घर की मर्यादाओं को लेकर इनका चलना होता है। यह मात्र एक कुल को निभाते रहते हैं, फिर भी थक जाते हैं, फिर भी बेटों की जय जयकार है। क्यों? इसका कारण क्या है बच्चों? हमारा समाज पुरुष प्रधान है, और बता रहे हैं कि वंश को चलाने के लिए इन्हें लड़का नहीं था, दुर्भाग्य था। 7 लड़कियां हुई और देव योग से सबकी सब जीवित हैं। बता रहे हैं देव योग यानी लड़कियां भी कैसी है? 7 की 7 लड़कियां जीवित ही रही हैं। पहले उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर दिए, पर 15-20 हजार रुपए का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। बता रहे हैं कि 7 लड़कियां हैं। तहसीलदार ने अपने ओहदे के, अपनी पोस्ट के जैसा 3 लड़कियों का विवाह कैसे किया बच्चों? बहुत जोर शोर से कर दिया, बहुत खुलकर खर्च कर दिया, क्योंकि तहसीलदार के बेटियों की शादी है, यहाँ सब कुछ व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पर बहुत खर्च कर दिया। लेकिन 10-15 हजार का इनको लोन हो गया है, देना हो गया है, कर्ज सिर पर आ गया है, कर्जा यानी लोन हो गया है। तब इनकी अकल ठिकाने पर आ गई, समझ में आ गया कि अरे मैं तो 3 लड़कियों में ही 15 हजार का देनदार हो गया हूँ, लोन हो गया है, मुझ पर कर्जा हो गया है, और बाकी 4 लड़कियों का क्या करूँगा? तब इन्होंने खर्चे को थोड़ा सा हाथ समेटना, खर्च कम करना। आनंदी चौथी लड़की थी। पहले लड़कों की 3 लड़कियों की बहुत जोरदार शादी कर दी, बहुत अच्छे घर में दी। अब चौथी लड़की का नंबर किसका था? आनंदी का था। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी, इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते। ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ बच्चों। पता नहीं लेखक इतने विचारवंत, इतने अच्छे थे, लेकिन यह बात उन्होंने क्यों लिखी है? बेटा या बेटी, संतान आंधी रहो, लंगड़ी रहो, काली रहो, कुरूप रहो,
होशियार ना रहो, फिर भी माँ बाप अपने हर बच्चों से एक तरह ही प्यार करते हैं, किसी से भी अधिक नहीं। हाँ, हो सकता है कभी कभी किसी का उलाहना देकर किसी के जीवन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक घर में अगर एक बहन बहुत पढ़ाई कर रही, भाई नहीं कर रहा, अगर भाई बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहन नहीं कर रही है, तो एक दूसरे का उदाहरण देते हैं, देख तेरा ही भाई है, कितना पढ़ाई करता है, वह कितना होशियार है, तुम बुद्धू हो, तुम पीछे रह जाओगी। उसके साथ लाकर उसके तरह ही तुम्हारा जीवन सुखमय बनाने की कोशिश वो करते हैं, आपसे कम प्यार करते हैं। ये बात मात्र झूठी है। पिता अधिक चाहते थे, ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि उसका विवाह कहाँ करे। बता रहे हैं कि यह रूपवती थी, सुंदर थी, गुणवान थी और इसके समय पैसा कम था। अब इस लड़की का विवाह मैं किस जगह करूं, इसलिए वह चिंतित थे। यह चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न ही यह स्वीकार था कि उसे अपने आप को भाग्यहीन समझना पड़े। बता रहे हैं अगर मैं पहले 3 लड़कियों की तरह धूमधाम से इसका विवाह न करूं या किसी साधारण से परिस्थिति वाले घर में दे दूं तो आनंदी अपने आप को भाग्यहीन समझेगी। क्या मेरा ही दुर्भाग्य है? पिता के पास पैसा नहीं है, दीदी की शादी में तो बहुत खर्चा हुआ, ऐसा क्यों? यह भी इनको समझकर परेशान होते थे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेरी बेटी अपने आप को भाग्यहीन समझे, और ऐसा भी नहीं होना है कि और शादी धूमधाम से करूं तो कर्ज का बोझ मुझ पर बढ़ जाए। एक दिन श्रीकांत सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। चंदा जानते हो बच्चों? पट्टी, गणेश पट्टी। गणेश उत्सव के वक्त आप भी गली गली घर घर जाकर पैसे जमा करते हो गणेश जी की स्थापना करने के लिए। यहाँ जो पैसे जमा करते हैं उसे चंदा बोलते हैं। शायद नागरिक प्रचार का चंदा था, कोई एक कार्यक्रम आयोजित करने वाले थे और उसके लिए पैसों की आवश्यकता थी। तो यह श्रीकांत सिंह पढ़े लिखे होने के कारण स्वयं आगे होकर इस कार्यक्रम का आयोजन काम कर रहे थे और उसके लिए यहाँ पैसा इकट्ठा करने भूप सिंह के घर गए थे। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए। रीझ जाना, खुश हो जाना, प्रसन्न होना, और धूमधाम से श्रीकांत सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। मजेदार है ना बच्चों? श्रीकांत सिंह किस लिए गए थे भूप सिंह के यहाँ? तहसीलदार के घर किस लिए गए थे? चंदा मांगने गए थे। चंदा तो मिला ही मिला, लेकिन चंदे के साथ साथ सुंदर सी बेटी भी मिली। चलो तो आप भी कहीं चंदा मांगने जाते हैं कि देखो बच्चों, कब किसकी कैसी, किसकी किस्मत कैसी, कब कहाँ खुल जाए पता नहीं। चंदे के साथ आजकल का जमाना है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, वैसे चंदे के साथ बेटी फ्री बोले तो अच्छी बात है ना। तो आप भी चंदा जाएंगे, अभी आपकी उम्र नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने तहसीलदार के साथ बातचीत की थी, चंदा मांगने के लिए उन्होंने बहुत ही अनुनय विनय के साथ उनको विनती की थी कि हमें जिसके लिए पैसा चाहिए, उनके बर्ताव को, उनके बातचीत के ढंग को, उनके संस्कारों को देखकर तहसीलदार खुश हो गए और उनके यहाँ कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं थी, संपत्ति, धन दौलत कुछ न देखते हुए मात्र यहाँ बच्चे के गुण को और उसकी पढ़ाई लिखाई को देखकर तहसीलदार ने अपनी चौथी बेटी आनंदी का विवाह श्रीकांत सिंह के साथ कर दिया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। बता रहे हैं विवाह तो कर दिया, आनंदी ससुराल भी आ गई है और ससुराल के घर में आनंदी ने क्या देखा बच्चों कि अपने मायके में जो सुख सुविधाएं थी, यहाँ के घर में कुछ नहीं था। जिस टिम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को न थी। बता रहे हैं जैसी सुख समाधान से, आनंद से, सुख चैन से रहने की आदत उसे बचपन से थी, उस सुख समाधान का खुद तो कोई यहाँ चीज ही नहीं था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। बता रहे हाथी घोड़ों की तो बात ही नहीं, लेकिन एक सुंदर सजीली गाड़ी, बहली यानी गाड़ी, बैठकर आने जाने के लिए गाड़ी भी यहाँ न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। बता रही ससुराल में जाकर समय मिलने के बाद इन नरम स्लीपर्स यानी रेशमी चप्पल को पहनकर गार्डन में वॉकिंग करूंगी, लेकिन यहाँ गार्डन कहाँ, बगीचा कहाँ, यहाँ कुछ नहीं था। मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। बता रहे घर कैसा था, एकदम देहाती मध्यम वर्गीय लोगों का घर था। पहले अब यहाँ जमीन पर फर्श डालने का रिवाज ये 15, 20, 25 सालों में आया है बच्चों। पहले हर घर में क्या था कि लोग घर को झाड़ते थे, तीज त्योहार या 1-2 दिन के बाद इसे गाय की गोबर से लीप कर मजबूत बनाया जाता था। इसी तरह के कच्ची मिट्टी के घर ही सबके थे। आनंदी जिस घर में आई वहाँ घर भी ऐसा था,
ना जमीन पर फर्श था, ना ही दीवारों पर कोई तस्वीरें लगी हुई थी। यह सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने आप को नई अवस्था में ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास का सामान कभी देखा ही नहीं था। वह आने के साथ उठ पटांग जैसी लड़ाई झगड़ा नहीं करने लगी, अपने पति के साथ नए नए अपने डिमांड्स नहीं रखने लगी, अपनी नई नई मांगों को उसने नहीं रखा बच्चों कि मैंने इस तरह घर नहीं देखा, मुझे घूमने के लिए बगीचा चाहिए, मुझे जाने आने के लिए गाड़ी चाहिए, इस तरह कैसा घर है आपका, ऐसी कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने धीरे धीरे उस घर को अपना ही घर बना लिया। कैसा कि आनंदी को थोड़े दिन के बाद अगर देखें तो लगता था आनंदी कभी सुख सुविधा सुख चैन के जीवन को जिया ही नहीं है। बचपन से उसे इसी तरह के साधारण जीवन में जीने की आदत है, यही उसको लग रहा था। विलास के सामान कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर में, कहानी यहाँ से शुरू हुई है बच्चों, आज अभी तक तो उनके जीवन को बता दिया है, लेकिन सच्ची कहानी क्या थी, आनंदी का बड़प्पन क्या था, अब यहाँ से शुरू है। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावत से बोला, जल्दी से पका दो। भावत यानी भाभी, आनंदी, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। नया व्यंजन यानी मेनू। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। पाव भर यानी 50 ग्राम बता रहे हैं। 2 चिड़िया यानी 2 पंछी को मारकर लाया है और इसे बना दो, मुझे भूख लगी है। घर में तो पहले इसने सब रसोई बनाकर रखी थी, खाना पूरा तैयार था, रसोई बनाकर आने की इंतजार में थी कि देवर आएगा और उसे खाना परोसेंगे, लेकिन आने के साथ देवर ने नया यानी मांस बनाकर देने के लिए कहा। अब यहाँ बनाने के लिए गई, लेकिन अंदर घी कितना था, पाव भर घी था, डाल दी। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने को बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? बच्चों, आज हमारे तरफ कर्नाटक में हमारे यहाँ खाने की पद्धति, हर राज्य की अपनी अपनी खाने की रुचि पद्धति अलग अलग होती है। यहाँ सब्जी भी तेज होती है और उसके साथ हम खाते हैं जिसे आप सांबार या सार बोलते हैं, वह भी तेज होता है। लेकिन यूपी एमपी में इसके तरीके अलग हैं बच्चों। यहाँ सब्जी ज़्यादा रसे वाली, तेज तरार और ज़्यादा तेल डालकर बनाई जाती है। उसके साथ में फिक्की दाल रहती है। फिक्की दाल यानी मात्र आप जो टोगरी बैड़ी वगैरह बोलते हैं, इसे बॉईल करते हैं, उसे स्मैश कर कर पतला कर लेते हैं, नमक डालकर इसे बॉईल कर कर रख देते हैं। लेकिन यहाँ गरम गरम परोसी जाती है। तेज तरार अच्छी सब्जी और फुलके जो बिना तेल के बनाए जाते हैं, ऊपर से इसको घी लगाया जाता है और घी फीकी दाल में घी दिया जाता है। यह दाल को तड़का वगैरह नहीं रहता, इसलिए टेस्ट नहीं रहता, इसलिए इसमें घी रहना बहुत ज़रूरी। इन लोगों को ऊपर से घी लेकर खाने की आदत है। घर में थोड़ा ही घी था। यह रही तहसीलदार की बच्ची, इसे थोड़े से थोड़े में बचत करना इसे पता नहीं था। इसने पूरा पाव भर, और लड़कियों को क्या रहता है, नए नए बार जाएंगे, अच्छी अच्छी डिश बनाएंगे, खाना अच्छा बनाएंगे तो लोग अपनी तारीफ करेंगे और उन परिवार में मैं जल्दी से अपनी जगह बना सकूंगी, यह था। इसने अपना पूरा घी डालकर तो देवर खुश हो इसलिए मांस बना दिया। आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया? खाने में मांस में घी डाल दिया, घी था नहीं तो दाल में घी नहीं डाला। देवर ने पूछा, भाभी दाल सादी ही परसी है आपने, इसमें घी क्यों नहीं डाला? सहजता से बोली, घी नहीं था इसलिए नहीं डाला। और वहाँ गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया? वहाँ पढ़ा लिखा नहीं था, रिश्तों की तहजीब नहीं थी, उसे परिपूर्णता से संस्कार नहीं मिले थे, बड़ों से कैसी बात करना यह वह नहीं जानता था। इसलिए उसने पटाख से अपने भाभी पर गुस्सा होते हुए क्या कहा कि परसों ही घी लाया था, इतने जल्दी उठ गया, इन्हें खत्म हो गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। बता रही है कि पता नहीं मुझे कितना लाए थे, क्या था। आप जब मैं रसोई बना रही थी तो पाव भर मात्र था, मैंने सभी उसको डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। बता रहे हैं, सूखी लकड़ी आग जल्दी पकड़ लेती है और वैसा ही भूखे, क्षुधा यानी भूख, जिसको भूख ज़्यादा लगी रहती है ना, वह मनुष्य बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। तिनकना, गुस्सा हो जाना। क्षुधा, भूख, भूख में रहने, भूख से तड़पने वाला, परेशान होने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी ही गुस्से में आ जाता है।
लाल बिहारी को भावच की यह डिटाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। बता रहे कि ऐसी बात कर रही हो, पाव भरे क्या आपके घर में, आपके मैके में घी की नदियाँ बहती है? इतना घी आपके यहाँ होता है? बच्चों, एक बहुत मज़ेदार बात है। स्त्री मार खा लेगी, गाली खा लेगी, बहुत कुछ टॉर्चर सह लेगी, लेकिन बाप या मैके का नाम आने के साथ आत्मविश्वास के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाती है। देखो, आप कितने भी हंसते खेलते खिलखिलाते रहो, माँ कितने भी गुस्से में रहो, थोड़ी देर के बाद आपसे भी हंसकर बात करेगी, सबसे जिससे झगड़ा हुआ उससे भी बात करेगी। लेकिन एक बार कभी आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा कि पापा अगर बोलते हैं क्या तेरे बाप के घर से लाई है, तेरे बाप के घर में यही था, तो शुरू हो जाता है रण संग्राम। बाप के, मेरे बाप का नाम लिया, मेरे बाप को बोले, मेरे मायके को बोले, मेरे मायके को बोलने वाले कौन, झगड़े की शुरुआत यहीं से हो जाती है। बाप को ना बोलकर इसे कुछ भी बोलो, मायके का नाम न लेते हुए स्त्री को कुछ भी बोलो, वह हंसकर स्वीकार कर लेती है या रो धोकर चुप हो जाती है। लेकिन माँ बाप का या मायके का नाम इसे सहन नहीं होता। सहज स्त्री के स्वभाव की तरह यहाँ आनंदी को भी गुस्सा आ गया। जैसे ही मायके का नाम लिया, उसने पटाख से जवाब दे दिया। स्त्रियां गाली सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। हाथी मरा तो भी 9 लाख का, ये कोटेशन है बच्चा। क्या है कि बता रही है कि मैं कैसी हूँ। हाथी मरा तो भी 9 लाख का, यानी हाथी जिंदा रहा तो भी उसका कीमत कम नहीं होती, और हाथी मरने के बाद भी उसकी कीमत कम नहीं होती। वह 9 लाख का, यानी तब के ज़माने में की एक कहावत है, 9 लाख जो कीमत हाथी की जीवित रूप में होती है, उतनी ही हाथी की कीमत मरने के बाद भी होती है। उसी तरह मैं एक बहुत बड़े श्रीमंत घर से आई हूँ। आज भी मेरी कुछ आदतें वैसे ही है। हमारे घर में बहुत, आप जिस घी के लिए, जितने थोड़े से घी के लिए मुझे डांट रहे हैं, उतना घी तो हमारे यहाँ कौन खा कर जाते हैं? काम करने वाले। नाई कहार, यानी 2 जातियां हैं। नाई यानी जो आपके हेयर स्टाइल बनाते हैं, हजाम लोग उनको बोलते हैं। कहार यानी जो डोली को उठाकर ले जाने या पहले मेहनत मजदूरी करने वाली जातियों को कहा जाता था। यह लोग कभी बर्तन भांडे धोने का, कपड़े धोने का काम भी कर लेते थे। तो बता रही, वो लोग हमारे जूठे बर्तन में से इतना घी खाकर लेकर चले जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। क्या बोली थी इसने? थोड़े से घी के लिए आप मुझे लड़ रहे हो, मेरे मायके का नाम ले रहे हो, इतना तो हमारे यहाँ नौकर खाकर जाते हैं। और उतने में उसे लगा कि हम गरीब है, यह बता रही है, और उसने गुस्से में आकर थाली पलट दी। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखा लेते। बता रहे हैं कि इतनी पहले औरतों को पलटकर जवाब देने का अनुमति नहीं थी बच्चों। कुछ भी हो, वह देवर रहो, जेठ रहो, सास रहो, ससुर रहो, जो भी गाली देंगे चुपचाप सहना होता था। और इसलिए क्या है कि यहाँ बता रहा है कि ऐसा लग रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, तुम इतनी चटपट बातें कर रही हो तो जीभ पकड़ कर खींच लो। और यहाँ भी बोलती है कि मेरे पति अगर होते तो इस गुस्से का नतीजा क्या है तुझे बता देते थे। अब अपर उज्जड़ ठाकुर से रहा न गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंद की ओर जोर से फेंकी। बता रहे लाल बिहारी सिंह की पत्नी कैसी थी? साधारण एक ठाकुर परिवार से थी, बेचारी गरीब थी। यह जब उसे डांटता, गाली देता, मारता तो भी वह चुप से सह लेती थी। लेकिन आनंदी ने यह बात नहीं सही, उसे गुस्सा आया और उसने गुस्से में खड़ाऊ लेकर उस पर फेंक दी। खड़ाऊ यानी लकड़ी की स्लीपर, चप्पल। आजकल आपके आज्जा के पैरों में होती है, देखो खड़ाऊ लकड़ी से बनी चप्पल होती है, वो उठाकर उसने उस पर फेंक दिया। जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। बता रहा है कि चप्पल फेंक कर, खड़ाऊ फेंक कर उसने बता दिया कि अपने पति के नाम पर तुम इतना जोर से ये कर रही, गुमान करना, बहुत अभिमान करना, उसके ही जोर पर उछल कूद करना कर रही हो, उसको भी देखूंगा और तुमको भी देख लूंगा। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में बड़ी चोट आई। बता रहे कि जैसे पत्थर फेंक रहे थे, आनंदी ने दोनों हाथ से अपने तरफ आने वाले खड़ाऊ को रोक दिया। सिर तो बच गया लेकिन खड़ाऊ से हाथ में घाव हो गया। घाव होना, जख्म होना। रोकी, हाँ, पर उंगली में बड़ी चोट आई। चोट यानी जख्म हो गया। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई वह अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। बहुत गुस्सा आया,
देवर रहकर मुझ पर चप्पल फेंका है और मुझे इतना कुछ बोल रहा है, इसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन यह सुसंस्कृत बच्ची थी। उठाकर चप्पल को फिर देवर की ओर नहीं फेंका, गुस्से में कांपती हुई अपने कमरे में चली गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और परुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। बता रही है कि यहाँ नए घर में पत्नी किसके जोर पर आती है बच्चों? यहाँ पति के ही जोर पर वह ठाट बाट कर सकती है, और इसलिए बता रहे हैं कि वह चुप रह गई। क्यों? कि उसका पति यहाँ नहीं था। उसका पति तो शनिवार को एक बार शहर से गांव आता था, और अब यहाँ पति न रहने के कारण उसे नहीं मालूम हो रहा था कि वह क्या करे। वह चुपचाप रही।